सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से सीयूटी कॉन्सेप्ट के मेंटर्स द्वारा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी सिलेबस वीडियो के सीरीज में आज हम जनरल टेस्ट के अंतर्गत मैथमेटिक्स यानी कि जनरल मैथमेटिक्स जिसे आप क्वांट भी कह सकते हैं, आज इसी क्वांट का वीडियो सेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस, कितने क्वेश्चन पूछे गए इस साल, प्रीवियस ईयर में कितने प्रश्न आए और इस साल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को साथ में लेकर आए हैं। तो इस वीडियो सेशन में ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स को लेकर इनको मैथमेटिक्स फोबिया होता है, जिसको आप बोल सकते हैं मैथमेटिक्स का डर। तो उसके लिए मैंने सॉन्ग चूज किया है। वो सॉन्ग इस तरह है कि मैंने रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं तू ना मिला। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे ढूंढा ही नहीं तो वो मिलेगा कहाँ से। इसका मतलब आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे तो आपने मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं, ना तो आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, ना तो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। तो मैथमेटिक्स कहाँ से बनेंगे? तो आपने थोड़ा सा ढूंढा उसको तो वो चली गई किसी और के पास। तो यहाँ भी आपने थोड़ा सा मेहनत किया तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये जीएस और रीजनिंग तो है नहीं कि चलो भाई नहीं समझ में आया तो रट लिया। रीजनिंग तो लॉजिकली चलो भाई सब बच्चे बना लेते हैं थोड़ा बहुत नॉर्मली, क्योंकि रीजनिंग एज अ बहुत मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत चैप्टर एक दो होते हैं जहाँ थोड़ी कॉन्सेप्ट की और समझने की जरूरत होती है, बाकी जनरली सब सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करें और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बताया जाता होगा कि जितने सारे मेंटर्स रहे हैं, सब मेंटर्स ने अपने अपने जो सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस आए और कितने क्वेश्चन को करने हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको 60 क्वेश्चन में 60 को करके चले। ध्यान रखिए, आपको आपकी लत लग जाएगी, ठीक है। लत लग जाने वाली गाना नहीं कि मुझे तो लत लग गई, वो वाली बात नहीं है। मतलब आपके जो एग्जामिनर होंगे वो आपको ख़त्म कर देंगे। तो 60 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ 50 ही करने, ठीक है। और टाइम जो आपको मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। और जो टोटल मार्क्स है आपको 250 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आप एक क्वेश्चन जब सही करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन जब आप सही करेंगे तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। अच्छा, अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज क्या, अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो कितने सेकंड मिल रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं 1 मिनट 12 सेकंड। तो 1 मिनट 12 सेकंड आपको हर एक क्वेश्चन पर दिया जा रहा है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा डर ये होता है लोगों का कि आपको एकेडमिक में या फिर क्लास 12th में तो बहुत सारे टाइम समय दिया गया, आपने क्वेश्चन तो बना लिया, अच्छे से नहीं आया तो सोचते रहे बैठ करके। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपके पास अगर टाइम है और आप टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन बना पा रहे तो ठीक है, और आप मान लेते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचा है। और अगर इसी को कंपेयर कर किसी दूसरे बच्चे को जिसको मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन उसकी स्पीड फास्ट है, और यहाँ आपकी स्पीड कम है, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके पास टाइम नहीं बचा है, उसके पास टाइम बचा है, उसको क्वेश्चन नहीं आते, तो आप और दोनों उसमें और आप दोनों में कोई वेरिएशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा तो आप पूरे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो उसको जितना आता था वो उतना कर लिया, लेकिन सारा नहीं आता था, तो आप में उसमें कोई कंपैरिजन नहीं रह जाएगा। फिर तो आपको आता है ये मायने नहीं रखता, आपको उस आते हुए क्वेश्चन को टाइम के अंदर करना है। ये बात मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये कोई जीएस नहीं है कि आप तुक्का लगा के जय श्री राम जी के 1 2 3 मार के खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे देखते हैं सिलेबस। देखिए, मैथमेटिक्स में जो है सिलेबस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस का। अर्थमेटिक में अगर आपको चैप्टर बताएं तो सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम इसके अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसको आप मान सकते हैं कि नल और हॉज। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी, समय, चाल और दूरी। इसी के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर आता है बोट एंड स्ट्रीम। ये सब क्या होता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक के अंतर्गत है वो है एवरेज यानी औसत। उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ जिसको आप हिंदी में लौसा मौसा बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इसी सिंप्लीफिकेशन में सर्स, इंडिसेस, फ्रैक्शन यानी भिन्न, डेसिमल यानी कि दशमलव, वो नहीं लिखा है इसमें डेसिमल चैप्टर, बट सब इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स यानी कि प्रायिकता
और आप इसको मान सकते हैं कि वो जो समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक का जो चैप्टर होता है वो स्टैटिक्स में आता है। उसके बाद जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होते हैं, इन सभी का डिस्कशन हम इस डिटेल में करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला चैप्टर था वो परसेंटेज था, प्रतिशत था। अब प्रतिशत देखिए अर्थमेटिक सब जो चैप्टर, अर्थमेटिक जो मैथ का एक पोर्शन है वो एक पिलर की तरह है। जैसे घर में न्यू होता है, घर का पिलर होता है, वैसे परसेंटेज जो अर्थमेटिक का एक पिलर है। आप परसेंटेज को हल कर लेंगे, अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया है तो आपको यहाँ देखिए कम से कम आपको परसेंटेज हल करने, सॉल्व करने के बाद अच्छे से यहाँ से आप परसेंटेज तो कर ही पाएंगे। उसके बाद ये लाभ हानि, रेशियो प्रोपोर्शन, हालांकि रेशियो प्रोपोर्शन में परसेंटेज का ज़्यादा यूज नहीं होता, बट आप जनरली यूज करना चाहते हैं, जिन्होंने अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है तो वो यहाँ लगा सकते हैं, वरना आप इसको अलग से जनरली कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन में भी परसेंटेज लगा सकते हैं आप। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखिए ये दोनों सब्जेक्ट चैप्टर ऐसे हैं। सिंपल इंटरेस्ट फिलहाल तो सही होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एक बार इंटरेस्ट लगता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आप सुन रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि लगातार चक्कर पर चक्कर ब्याज लगता जा रहा है। उसके बाद टाइम एंड वर्क है और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। तो देखिए टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को छोड़ दे यहाँ से, तो ये जो सारे चैप्टर हैं लाभ हानि, अनुपात समानुपात, मिश्रण, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यहाँ पर आप परसेंटेज को अप्लाई करके क्वेश्चन को कम समय में और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं अगर उनकी हम बात करें तो लाइक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जनरली अगर सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए 360 का 50% बताइए। 360 का 50%, इंग्लिश वालों के लिए 50% ऑफ 360। तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, इससे नॉर्मल नहीं आता। और इससे हाई लेवल क्वेश्चन पर जाया जाए तो और कई सारे टाइप हैं, जैसे कि आपसे ये अगर पूछा जाए कि एक स्क्वायर था, यानी कि एक वर्ग था, उसके भुजाओं में 10% का इंक्रीज किया गया, तो बताओ उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। तो ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो परसेंटेज बनते हैं। तो सबसे नॉर्मली जो क्वेश्चन इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए 50% है, 360 का निकालना है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो 360 लिखते हैं ऐसे और 50 लिखते हैं, फिर नीचे अपान 100 करते हैं, फिर यहाँ से 0 काटते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 6 30 और 5 6 15 18 180। लेकिन देखिए ये तरीका भी तो सही है, लेकिन एक और तरीका है जिसको आप सीखना चाहें, जिसको आप डिटेल में कभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपको बताना चाहें तो कभी भी किसी परसेंटेज का अगर 10% निकालना हो आपको, तो उस संख्या में से आप लास्ट के यानी कि स्टार्ट के एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको 10% निकालना है 360 का, तो आप ये यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 के बाद डेसिमल यानी दशमलव लगाएंगे, तो 10% 36 हो गया, यानी इसका 10% जो है 36, यानी 10% बराबर जो है ये 36 है। आपसे पूछा है 50%, आप देखिए कि 10 से 50 में जाने के लिए 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार। तो यहाँ भी आप इसका 5 बार मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 5 6 30 और 5 3 15 80, यानी 180, 36 पंजे 180। तो इस तरीके से भी आप जनरली कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे लिख के 36 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऐसा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। नॉर्मली आप जनरल जो आप एकेडमिक लेवल में किए हुए हैं वहाँ पर आप थोड़ा बहुत तो लगा सकते हैं अप्रोच, लेकिन सारा अप्रोच करेंगे तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे आप। तो ये जैसे सबसे नॉर्मली क्वेश्चन रहा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जब कभी भी आपको 10% निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि जो नंबर लिखा हुआ है, जो आपको संख्या दी हुई है, जिसका परसेंटेज आपको निकालना है, उसमें से आप एक संख्या यानी लास्ट से एक संख्या छोड़ने के बाद आप डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे। तो ये जो 36 है ये 10% था। आपसे पूछा था 50%, आपको पता है कि 10% जब 36 है तो 50% निकालने के लिए 10 से 50 पे जाएंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस में एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा सुन के। तो देखिए प्रॉफिट लॉस होता क्या है, लाभ और हानि। आप जाते हैं, आप मान लेते हैं आप एक दुकानदार है, आप दुकानदार के पर्पज से समझते हैं। आप एक दुकानदार है, आपके पास एक कोई ग्राहक आया। जनरली गाँव में ऐसा होता है कि बगल बगल में दुकान अगर 4-5 लगी हैं, आपने कोई एक दुकान फिक्स कर रखी है, अगर आप वहीं जाते हैं तो जो सारी दुकानें हैं, दुकानदार है, वो आपको देखते हैं कि अरे यार ये तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा,
आप उनके यहाँ फिक्स किए हुए हैं। मान लेते कभी बाई चांस वो दुकान बंद है और आप जो हैं उसके बगल वाले दुकानदार थे, वो आपके यहाँ पहुँचा, आपने सोचा अरे यार अब तो इसको हम बढ़िया मज़ा चखाते हैं, ये इसका तो साठ घाट उस वाले के साथ था, मेरे साथ तो था नहीं। उसने मान लेते हैं कुछ चीज़ मांगी आपसे, चीनी आपसे बोला कि बताइए चीनी कैसा था, चीनी कितने रुपए किलो है। तो एक जनरली वे में मान लेते हैं हम कि 10-40 रुपये किलो चीनी है, बट अभी है नहीं, मान लेते हैं 40 रुपये किलो चीनी है। तो आपने बताया उसको 60 रुपये किलो चीनी, क्योंकि आपका तो उससे दुश्मनी था, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ सेट था। तो आप देखिए था 40 में, चीनी का दाम जो था वो था 40 में, चीनी का दाम वो था 40 में, लेकिन आपने बताया कितना 60 में। चीनी का दाम था 40 में, आपने बताया 60 में, आपको कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। ये तो जनरल था, यानी कि 60 रुपये में भाई आपने खरीदा था, उसको बताया 40 में खरीदा था, आपने बताया कि 60 में, तो आपको 20 रुपये फ़ायदा हो गया। ये देखिए नॉर्मली ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता नहीं कि कितना का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ। जब भी पूछता है आपसे परसेंटेज पूछता है कि बताओ परसेंटेज में लॉस कितने हुआ, परसेंटेज में हानि कितनी हुई। तो ये 20 रुपये आपको लाभ हुआ। अच्छा 20 रुपये लाभ किस पे हुआ था? प्रॉफिट जो हुई थी ये आपको सेल करने पर हुई थी या फिर क्रय करने पर हुई थी? देखिए बेचने पर तो, क्योंकि 60 में बेचा तो आपको 20 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन ये जो लाभ हानि जो कैलकुलेट करते हैं ये क्रय मूल्य पर करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन है। अगर आप मान लेते हैं कि वस्तु नहीं होती आपके पास चीनी अवेलेबल नहीं होता, तो क्या आप कमा पाते? नहीं कमा पाते। आपने खरीदा उसके बाद बेचा, तो पहले है खरीदना, इसलिए जब भी लाभ या हानि होती है उसको हम हमेशा कंक्लूड करते हैं क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 में से 20, यानी अगर आप इसको देखें तो जनरली 40 का आधा है, आधा का मतलब 50%, पूरा का मतलब 100%, आधा का मतलब 50%। तो ये 50% है। अगर आप यहाँ दशमलव से हल करना 100 से मल्टीप्लाई करके हल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 4 पंजे 20 हो गया और 10 बचे 50, यानी कि 50% आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर जनरली मान सकते हैं कि 40 का आधा 20 लिखा है तो आधा 50% होता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें आता है, जब आप बात करते हैं कि अंकित मूल्य का और इसके बाद छूट का। जैसे कि मान लेते हैं आप दुकानदार हैं, आपने माल खरीदा, आप मान लेते हैं कि कपड़े के दुकानदार हैं, आपने माल खरीदा 500 रुपये का एक आपने कपड़ा खरीदा। उसके बाद क्या किया कि आपने उस पर स्टिकर लगा दिया, आपने स्टिकर 600 का लगा दिया। आपने खरीदा 500 का और आपने स्टिकर लगाया 600 का। अब दुकानदार आएगा, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। देखिए आपने खरीदा कितने का था? आपने खरीदा था 500 का, और आपने उस पर मार्क्स प्राइज यानी कि जो स्टिकर लगाया, आपने खरीदा था सीपी जो था ये 500 था। उसके बाद मार्क्स प्राइज यानी कि जो आपने अंकित मूल्य था, अंकित कितना किया आपने? 600 अंकित किया। तो आप देखिए खरीदा था 500 का और उस पर चिपकाया 600 रुपये का प्राइस। अब ग्राहक आया खरीदने, अब ग्राहक खरीदने आया तो आपने कहा भैया इस पर 10% की छूट है। तो ग्राहक को लगेगा कि अरे यार ये तो छूट दे रहा है, जाहिर सी बात है इसके यहाँ सामान खरीदना चाहिए, लेकिन आपको पता है नहीं उसको छूट देने के बावजूद भी फ़ायदा हो रहा है। आपको लग रहा है कि यार जितना खरीदा था उसी पर छूट दी। जनरली लगता है लोगों को कि दुकानदार ने जितने का सामान खरीदा उसी पर छूट दे दिया। ध्यान रखिए छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पर दी जाती है। मार्क्स प्राइस का मतलब ये है कि जो उसने स्टिकर लगाया है, स्टिकर का मतलब खरीद कर लाया था वो दाम उसका नहीं है। खरीद कर लाने के बाद उसने एक दाम तय किया कि ये चिपकाते हैं, दुकानदार आएगा तो बोल देंगे भाई देखो इतने का पड़ा और आपको लेना हो तो इस पर 10% का छूट है, जो भी वो छूट देना चाहता हो आप वो आपको उतने पर छूट देगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया दुकानदार है, बगल वाला तो छूट दे ही नहीं रहा, लेकिन आप वो आपको जाहिर सी बात है बेवकूफ़ बना रहे। छूट जब भी मिलती है, आप मॉल में जाते हैं उसमें लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, कभी कभी लिखा होता है 50% की छूट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉल में आप देखते हैं कपड़े लगे होते हैं कि 200 के गंजी या फिर टी शर्ट या फिर पैंट जो 1000 प्राइस उस पर लिखा है 50% का छूट, यानी कि 1000 का जो वस्तु है वो 500 पर आपको देगा 50%, यानी आधा छूट 1000 से डायरेक्ट 500। तो वो दुकानदार पागल है, उतना बड़ा मॉल चला रहा है, वो आपको मतलब ऐसे आएगा कि आओ भैया लूट के चले जाओ हमको एक दिन में, तो ऐसा तो होगा नहीं।
तो इसमें होता क्या है कि वो जो 500 पर आपको देता है ना, उस पर प्रॉफिट होती है। यानी कि वो 500 पर आपको बेच दिया, कहाँ ले जाओ, सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस, और उसने मार्क किया था, स्टिकर लगाया था 1000 का, स्टिकर 1000 का लगाया था, और बोला भैया छूट जो है, वो जो छूट बोला था उसने कहा था 50% का। यानी कि देखिए 1000 है, 50% का छूट निकालेंगे, यानी 1000 का आधा, 50% का मतलब आधा, आधा मतलब वो 500 में आपको दे दिया। आपको लगा अरे ये तो गजब हो गया, बहुत भारी भरकम छूट चल रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 500 में बेचने के बावजूद भी वो अगर थोड़ा सा अगर हम सही आपको बताएं तो खरीदा होगा 300 में। ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है, एक अज्यूम है, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है कि किसी के साथ होता हो, ये हमारी एक तरह से क्वेश्चन समझाने का तरीका है। तो खरीदा होगा मतलब क्रय किया होगा 300 का। अब 300 का खरीदा, स्टिकर लगा 1000 का, 700 बढ़ा के, उसके बाद आपको 500 में बेच रहा है, 500 में बेच रहा है, फिर भी उसको आप देख पा रहे हैं कि 200 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लाभ कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है। तो अब इस तरीके से देखते हैं, ये प्रॉफिट लॉस में सारा खेल होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं मार्क्स प्राइस पर या फिर सेलिंग प्राइस पर या फिर छूट पर, तो जब भी छूट दी जाती है वो मार्क्स प्राइस पर दी जाती है। वो जो स्टिकर चिपकाया होता है, जो लेबल लगाया होता है मार्क्स का, कि भाई 50 का खरीदा 100 लगा दिया, 50 खरीदा 200 लगा दिया, तो इस पर हमेशा छूट दी जाती है। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछने के टाइप क्या होते हैं, तो हम जनरल क्वेश्चन की भी बात करेंगे, और कई तरीके के वेरिएशन के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देखेंगे कि पिछले स्लाइड में हमने क्वेश्चंस लगाया हुआ है कि इसी साल CUET 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो प्रोपोर्शन से, वो आप देख सकते हैं परसेंटेज के केस में भी ले सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें रेशियो दे करके परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आप दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज दोनों। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो मान लेते हैं हमने लिखा 6:42, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू पूछ ली और यहाँ लिख दिया 7। तो जहाँ x लिखा है वहाँ वैल्यू बतानी होती है। इसमें होता क्या है कि जो लास्ट वाला इसका मल्टीप्लाई करना होता है, और जो पास वाला उसका मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 6 × 7 = 42 × x। अगर इसका आंसर निकालना चाहे तो 6 7 जा 42, 42 से 42 कटेगा, यानी कि यहाँ 42 1 जा 42, 42 1 जा 42, यानी 1 इधर आ जाए, x बन जाए x, यानी x की वैल्यू 1। डायरेक्ट देखिए करना चाहे तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में करना चाहें, ये लिखना चाहें, क्योंकि समय बचाना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है, तो आप 6 7 जा 42, 42 से 42 कट गया, आपको बताया कि एक बार में जाएगा, तो x की वैल्यू 1 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये जनरल कंडीशन है। कभी कभार यहाँ भी x देता है, कभी कभार यहाँ भी x देता है। और इसमें भी और तरीके के क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछता है कि आप मध्या समानुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात बताइए, ये सब क्या होता है कभी हम डिटेल में देखेंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में होता क्या है कि जैसे दो चीज़ आपने ली, जैसे कि मान लेते हैं 10 किलो चीनी लिया, उसके बाद 12 किलो आपने पानी लिया, 12 लीटर पानी, 12 किलो बोल रहे हैं, 10 किलो चीनी है और 12 लीटर पानी है, दोनों को मिक्स कर दिया। तो दोनों को मिक्स करने पर जो रेशियो बना, अब जूम करिएगा, मान लेते हैं कि वो 10 बना। तो अब आपको बताने कि दोनों किस अनुपात में है मिलाने के बाद। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर देखना चाहें तो मान लेते हैं कि 10 और 12, ये मान लेते हैं कि 10 ये चीनी है, शुगर है, ये शुगर है और ये वाटर है। 10 लीटर शुगर, 10 किलो शुगर है और 12 लीटर पानी है। इन दोनों को मिक्स किया तो आपने एक डिजिट लिया, वो है 10। अब आपको बताने कि किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया गया था, तो वो रेशियो निकल के आएगी। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, 10 नहीं, यहाँ 11 ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बार क्या होता है कि इसमें से आपको इसमें माइनस करना होता है, और एक में बड़े वाले में से माइनस करना होता है, और एक में छोटे वाले में से माइनस करना होता है। तो देखिए क्या होता है, बड़े वाले में से मतलब 10 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा,
और यहाँ 12 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यानी 1:1 के अनुपात में दोनों को मिलाया गया था। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो इस तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इनको समझना हो तो सबसे पहले हम कुछ समझाते हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि आपने एक LIC का एजेंट है और एजेंट के पास आपको पैसा जमा करना है। आपके पास वो पैसा है 1000 रुपये। आप LIC के एजेंट के पास गए, आपने कहा कि हमको पैसा जमा करना है, तो जाहिर सी बात है आप पैसा जमा करेंगे तो अगले साल कुछ ब्याज कुछ आप ज़्यादा चाहेंगे, यानी कि आप 1000 जमा किए, मान लेते हैं आपको 1100 चाहिए, तो आपने 1000 जमा किया, तो पूछेंगे कि अगले साल कितना मिलेगा हमको। तो एजेंट बोलेगा कि देखिए 10% ब्याज है, आपको 1100 मिलेगा। तो आपने देखा कि एक साल के लिए आपने 1000 जमा किया, अगले साल आपको 1100 मिल रहा है 10% पर ब्याज पर। फिर आप जाएंगे अगले साल, फिर 10% ब्याज लेगा। लेकिन ये तो रहा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो इसमें कुछ यूँ होता है कि आपके पास अमाउंट था 1000 रुपये, यानी कि आपने सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, आपके पास जो पैसा है प्रिंसिपल है वो 1000 यहाँ भी है, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000 है। तो आगे देखते हैं कि जो रेट था यहाँ भी 10% था, यहाँ भी 10% था। ओके, अब देखिए हुआ क्या कि एक साल बाद हमने बताया था आपको कि 10% निकालना हो तो 1.1 संख्या बाद डेसिमल लगाते हैं पीछे से। तो एक साल बाद इसको 100 रुपये ब्याज मिला, और ये 1000 तो मिला ही मिला, ब्याज के रूप में 100 मिला, तो टोटल जो मिला के इसको मिला, इसको टोटल मिला के एक साल बाद 1100 रुपये मिला, 1100 रुपये। यहाँ पर CI में क्या होगा, CI में भी देखिए जो सेम होगा, पहले साल का जो अमाउंट होता है, यानी पहले साल जो आपको साधारण ब्याज मिलता है, पहले साल जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, दोनों सेम मिलता है। यहाँ पर भी देखिए 10% ब्याज है, यहाँ भी आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 1100 मिलेगा, यहाँ भी आपको अमाउंट 1100 मिला था, यहाँ भी अमाउंट 1100 मिला। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट जो गेम है इन दोनों में अब स्टार्ट होती है दूसरे साल के लिए। देखिए दूसरे साल के लिए फिर आपको 10% मिलेगा, यानी कि फिर आपको 10% 100 रुपये फिर मिलेगा। पहले साल तो आपको 1100 रुपये मिला, दूसरे साल जो आप लेंगे 100 रुपये फिर मिल जाएगा, यानी आपको 1200 रुपये मिल जाएगा। ठीक, और लेकिन इसमें क्या होगा, ये तो आपको 2 साल में आपको 1200 रुपये मिला साधारण ब्याज, दूसरे साल 1200 रुपये मतलब साधारण ब्याज मिला करके आपको 1200 रुपये मिला। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में तो पहले साल तो आपको 100 रुपये ये ब्याज मिला, 1000 रुपये आपका पैसा जो था वो वापस कर दिया। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल तो ये 100 रुपये मिलेगा, ये तो मिलेगा, ये तो आपको पहले साल मिला था, तो ये तो पूरा पहले साल का हो गया। लेकिन फिर आपको 100 रुपये मिलेगा दूसरे साल का। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो 100 रुपये मिला है ये इस पे मिला है, 1000 वाले पर मिला है, यानी कि 1000 का 10% पहले साल के लिए 100 मिला तो 1100 हो गया। फिर 1000 का दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 10% यानी 100 रुपये फिर मिल गया। लेकिन इसमें और चीज़ होता है कि जो पहले साल ब्याज मिला था उस पर भी यहाँ ब्याज लगता है, यानी कि 1000 पर ब्याज लग के 100 रुपये तो मिला ही मिला, इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। जो पहले साल का ब्याज है 100 रुपये, इसका 10% यानी कि 10। तो आप देखेंगे कि पूरा 2 साल में मिला के 100, 1000, 100 और 10, यानी कि टोटल हो गए 1210 रुपये। 1210 रुपये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रहा और सिर्फ 1200 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज रहा। तो इस तरीके से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में आप डिफरेंस देख सकते हैं कैसा क्या है। इसमें ब्याज पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक साल में जो ब्याज मिला फिर वहीं दूसरे साल ब्याज, तीसरे साल भी वही ब्याज। लेकिन इसमें क्या है कि ब्याज तो मिलता है दूसरे साल, लेकिन जो पहले साल ब्याज मिला था उस पर ब्याज, जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे हर साल के ब्याज पे ब्याज लगता स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रहा। आगे अगर हम बात करें, देखिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं, एक पाइप सिस्टम से, एक टाइम एंड वर्क से। इसमें आएगा क्या कि आपको टाइम एंड वर्क की बात करें जनरली, तो इसमें होता क्या है कि रमन, मान लेते हैं 3 लोग हैं, एक रमन है, एक अभिषेक है और एक अमन है। ये 3 लोग किसी काम को अलग अलग दिन में करते हैं, यानी कि तीनों की क्षमता अलग है, तो इसलिए तीनों अलग अलग टाइम लेंगे। तो अगर देखा जाए 3 लोग हैं जिसमें एक रमन है,
एक रमन है, एक अमन है और एक अभिषेक है। तो देखिए मान लेते हैं रमन 3 दिन में करता है, अमन 5 दिन में करता है और ये 6 दिन में करता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि बताइए तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है बताइए तीनों मिलकर आधा काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि तीनों मिलकर उस काम का 20% कितने दिन में करेंगे। तो पहले ये तो पता चले कि काम कितना है, तो काम पता करने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। देखिए तीनों का एलसीएम जो होगा 6 पंजे 30 यानी 30 होगा। अब एलसीएम इतना जल्दी कैसे निकाला जी, हम कभी जब डिटेल आपको कोर्स में आप इनरोल होंगे तो वहाँ सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो एलसीएम 30 हो गया। तो देखिए ये काम पूरा 3 दिन में कर लेता था, पूरा काम यानी जो 30 है, ये जो 30 निकल का ये पूरा काम है। तो रमन जो है 30 काम वो 3 दिन में कर लेता था। तो एक दिन में कितना करेगा, 3 दिन में 30 काम करता था, एक दिन में 10 काम करेगा, यानी 30 में 3 से भाग देंगे। उसके बाद अमन जो है 5 दिन में पूरा 30 काम कर लेता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 से 3 से भाग देंगे 6। उसके बाद अब शेख जो है ये 30 काम 6 दिन में करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 5 काम करेगा। पूछा है तीनों मिलाकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलाकर के देखिए ये एक दिन में 10 काम, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम। 10 6 16 और 16 5 21, यानी कि ये पूरा काम 30 और तीनों मिलाकर के 21 दिन में, एक एक दिन का तीनों का काम 21 हो गया। तो मिलाकर काम करेंगे, अगर आप इसको होल अपान में ले जाएंगे तो 1 होल 9/21। तो इस इतने दिन में यानी एक सही 9/21 दिन में तीनों मिलकर काम कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये टाइम एंड वर्क रहा। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें हम समझा देते हैं आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में लाइक ऐसा क्वेश्चन कहा जाता है कि एक आदमी है वो 5 किलोमीटर जाता है और जो इसकी स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी। तो बताओ उसने कितना समय लिया जाने में, यानी कि 5 किलोमीटर गया, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर की थी, तो उसने कितना समय लिया जाने में। तो इसमें जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा आपसे समय पूछेगा, टाइम पूछेगा, दूरी या डिस्टेंस पूछेगा, तो उससे स्पीड पूछेगा। और ये तो जनरल वे में रहा, और तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाते हैं। फ्रेम किया जा सकता है कि ऐसा कहा जा सकता है कि एक ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन की, एक ट्रेन जो है एक आदमी को, जो कि आदमी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी, आदमी की चाल इतना है, ट्रेन की चाल इतना है, तो बताओ आदमी ने ट्रेन ने आदमी को कितने समय में पार किया। और कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हम डिटेल जब इसका कोर्स में आप इनरोल होंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और जस्ट लाइक उसी टाइप में बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन बनता है, नाव और धारा से, कि नाव एक जा रही है, उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है और वो उसने 10 किलोमीटर कवर किया, तो बताइए टाइम कितना है। तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले चैप्टर पर। तो अगला जो चैप्टर है वो है, अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है एवरेज। देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज जस्ट अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोग नहीं, जनरली 5 लोग लेते हैं, कि 5 पर्सन है, हम नंबर वाइज कर लेते हैं, ठीक है, नाम नहीं लिखते उनका। ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों का अलग अलग वेतन है। किसी कंपनी में 5 काम करते हैं, इनका अलग अलग वेतन है। यानी कि इसको मिलता है 20 रुपये। बोलेंगे गुरुजी 20 रुपये कहाँ मिलता है। अरे हमने कहा बच्चा समझ लो, ठीक है, समझाने के लिए कुछ भी हो सकता है। आप 20,000 लिख सकते हैं, आप 20 लाख लिख सकते हैं। इसको मिलता है 20 रुपये, इसको मिलता है 50 रुपये, इसको मिलता है 40 रुपये, इसको मिलता है 30 रुपये, इसको मिलता है 10 रुपये। यानी कि तीनों ने जैसा काम किया, हो सकता है इनका प्रोफेशन अलग अलग हो, अलग अलग तीनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, तो तीनों को इतना इतना वेतन मिला। तो एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि आप ऐसा काम करो, एक ऐसा वेतन बताओ जो सबको बराबर बराबर मिले। तो इसमें मतलब होता क्या है ना, जनरली एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सारे नंबर को जोड़ते हैं। आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में एकेडमिक में, सारे को ऐड करते हैं, यानी 50 20 70 70 40 110 और 40, यानी कि 150। अब देखिए कितने लोग हैं, 5, यानी कि टोटल जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ वेतन हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ संख्या हो सकती है, इनको जोड़ करके और टोटल जितने व्यक्ति होते हैं उससे भाग देते हैं। तो देखिए एक जो इनकम निकल के आ रही है वो 30 रुपये आ रही है। यानी कि 30 ऐसा
वेतन है, 30,000 नंबर में ऐसा वेतन है जो तीनों को सेम सेम मिलेगा। बोलेंगे कैसे? अब देखिए 5 लोग हैं ना, तीनों, एक को 30 रुपये पड़ रहा है तो 5 लोग को 30 के हिसाब से 150 रुपये मिलेंगे, और यहाँ भी ऐसे आप अलग अलग वेतन जोड़ेंगे फिर भी 150 होगा। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो सबको बराबर बराबर भागों में दिया जाता है। तो शायद आप जनरल वे में आप एवरेज का मीनिंग समझ पाए होंगे। तो आगे चैप्टर की बात करें, आगे चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। शायद आप बहुत अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। एलसीएम एचसीएफ की बताइए 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, एलसीएम 4 है तो एचसीएफ बताइए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ बनते हैं। यहाँ से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, कभी कभार क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में भिन्न में देकर आता है कि 3/5, 4/6 या 7/8 का एलसीएम बताओ या फिर मसब बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बनते हैं। या फिर कभी दशमलव में डिजिट दे देता है कि 0.006 का और 0.008 या फिर 0.10 का आप डेसिमल 10.10 का आप एलसीएम बताओ या फिर एचसीएफ बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बन सकते हैं। हालांकि जनरली आप सभी जानते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। अगला जो चैप्टर है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन में लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, आपको इसे इंटरप्रिटेट करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो नाम पड़ा है वो डाटा को व्यवस्थित करना है, इंटरप्रिटेट करके आप जो एक सोल्यूशन निकालते हैं, जो एक सिस्टम बना के व्यवस्थित करते हैं उनको, उसी को बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। मान लेते हैं कंपनी है, एक कंपनी में कई सारी कारें हैं, मंगलवार को ये कार बिकी, और कई सारी कारें मतलब कई सारे कारें हैं, वो कारों की भी कंपनियां हैं, कोई टाटा की है, कोई महिंद्रा की है, अलग अलग कंपनियां हैं और अलग अलग दिन में अलग अलग कार बिकते हैं। तो बताया गया कि उनको सीक्वेंस से लगाओ। हो सकता है किसी की कार ज़्यादा बिकी है, वो मंडे को ज़्यादा बिका है तो सबसे ऊपर है, सबसे कम बिका वो नीचे। तो इनको सीधा करके पूरा सिस्टमेटिक करके फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताओ इस दिन कितनी कारें बिकी थी, या फिर मंडे को जो कारें बिकी थी और सैटरडे को जो कार बिकी थी उनमें डिफरेंस क्या है, या फिर उनका योग कितना होगा, या फिर मंडे की कार जितनी बिकी थी संडे को कार जितनी बिकी थी, बताओ मंडे की कार से उन दोनों का योग का डिफरेंस, दोनों के सम का डिफरेंस कितना होगा। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन बनता है जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, अभी हम डिटेल में कभी बात करेंगे जब कोर्स में एनरोल होगे, तो मैं बार बार इसको कह रहा हूँ। उसका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जिसको हम जनरल वे में बोर्ड मास बोलते हैं। शायद आप समझते होंगे बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास यानी कि जिसमें गुणा भाग भिन्न, गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ मिक्स होता है। लाइक अगर हम बताना चाहें तो बोर्ड मास में BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी कई सारे हैं, मछला बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मछला कोष्टक, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और इसमें भी क्वेश्चन को टिपिकल बनाया सकता है, सरल भी क्वेश्चन बनाए सकते हैं। दशमलव में जब ले लिया जाए तो हार्ड हो जाएगा, भिन्न में जब क्वेश्चन ले लिया जाए तो हार्ड होगा। जब आपको नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा पूछे, इस साल पूछा गया था CUT में, जस्ट लाइक नॉर्मल क्वेश्चन, शायद कुछ अगर हम सही समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से था, -1 शायद हमारा ज्यूम है, तो इसका आंसर होगा 0, यानी 3 में 3 का डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो पहले होता है उसको पहले करते हैं, डिवाइड पहले माइनस बाद में, तो पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे यहाँ कि 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा। तो ये जनरल वे है सिंप्लीफिकेशन को समझने का। इसमें फ्रैक्शन भी आता है, फ्रैक्शन के जोड़ आपने पढ़े होंगे क्लास 7, 8, 9 में। उसके बाद आपने डेसिमल के क्वेश्चन भी देखे होंगे, दशमलव के क्वेश्चन, जिसमें दशमलव के जोड़ आते हैं, दशमलव के गुणा आता है, दशमलव पर कभी कभार आधारित स्क्वायर निकालने को आता है, क्यूब रूट निकालने को आता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब, इन तरह के क्वेश्चन बनते हैं दशमलव पर। अभी आगे हम इन क्वेश्चन को देखेंगे जो इस साल CUT में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में जैसे कि आप मानिए, इसको हिंदी में प्रायिकता पहले बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्रिकेट मैच खेलते होंगे, तो क्रिकेट मैच खेलने में कौन बैटिंग करेगा पहले, कौन बॉलिंग करेगा, उसके लिए हम सिक्का उछालते हैं। सिक्का में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो हेड और टेल होता है, तो हेड और टेल में जो हेड होता है और जो टेल होता है, ये सिक्के के 2 पॉइंट होते हैं।
यानी कि एक हेड एक टेल। देखिए टोटल मिला के जो है ये सिक्के में दो हैं, लेकिन उछालने पर तो एक ही चीज आएगा। सिक्के को जब आप उछालेंगे या तो आपको हेड मिलेगा तो टेल मिलेगा, लेकिन सिक्के में दो पहलू हैं, तो जितने टोटल आउटकम है उसको नीचे टोटल जो नंबर है वो नीचे लिखते हैं और जो आउटकम आएगा उसको ऊपर लिखते हैं। ये चीज़ पासा में भी लागू होती है। लूडो की गुट्टी आप खेलते हैं जब, तो लूडो की गुट्टी जब फेंकते हैं तो उसमें से क्या होता है, 5 4 3 2 1 करके 6 ऐसे करके उसमें होते हैं, तो उसमें क्या होता है 5 भी होता है, यानी एक 5 का खाना होता है, एक 4 का होता है, एक क्या बोलते हैं 3 का, एक 6 का भी, एक 2 का भी, एक 1 का भी। तो इसमें आता क्या है, इसमें जनरली इन सभी में से केवल एक नंबर आती है ना, या तो हो सकता है 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब डबल फेंकेंगे तो डबल में कंडीशन और कुछ बनेगी। ऐसे डबल सिक्का भी हो सकता है, 2 सिक्का बोले हो सकता है 2 टेल आए 2 हेड आए। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होती है। ये जनरल वे है समझने का। क्वेश्चन इजी भी आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं, आगे हम अभी समझेंगे। अगला स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में समांतर माध्य, बहुलक माध्यिका, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन का है, आगे इसको हम देखेंगे बाद में कभी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेस का मतलब यह समझ पा रहे होंगे बढ़ना। जब कोई चीज़ सीक्वेंस में बढ़ती है, जैसे 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 के बाद 18, यानी 3 3 का आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। उसी के बाद आप जनरल वे नेचुरल नंबर लें, प्राकृतिक संख्या लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख रहे हैं एक एक बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी पर बेस क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कुछ फार्मूला होता है। जैसे कभी कभार क्या होगा कि आपको स्टार्ट से नंबर दे देगा कि 1 2 3 4 5 फिर लेके लास्ट में n, तो बोलेगा बताओ कि टोटल नंबर का सम कितना हुआ। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें फ्रेम किए जाते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर फार्मूले होते हैं, उनको हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, ये तो रहा अर्थमेटिक का पोर्शन। आगे हम एडवांस पर चलते हैं। एडवांस में आप देखेंगे कि एडवांस के सिलेबस में पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, दूसरा है अलजेब्रा, तीसरा ज्योमेट्री, फिर है मेंसुरेशन, फिर ट्रिगो, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जिसमें होता है सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या, और होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पहला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसमें आपने शायद एकेडमिक लेवल में पढ़ा होगा। तो ये इन नंबर का पूरा सिस्टम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिला के एक नंबर सिस्टम बना, इनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है डिविजिबिलिटी रूल पर, यानी कि किसी नंबर को डिवाइड करने पर 9 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, या फिर वो नंबर ही दे देगा, उस नंबर में से बीच में कोई नंबर x डाल देगा, बोलेगा बताओ 9 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या आएगा। लाइक जैसे अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए एक संख्या हमने लिखा 3 6 1 और 2 2 और यहाँ लिखा x लिख दिया। अब बोला ये 3 से डिविजिबल, तो बताइए x के प्लेस पर क्या आएगा। तो अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पर आएगा 2 2 4 5, यानी यहाँ 2 आएगा, 2 नहीं सॉरी यहाँ 1 आएगा। तो 3 से डिविजिबल करने पर यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि अगर आप x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी पूरा एक नंबर ही है 3 6 1 2 2 1, तो पूरा 3 से डिविजिबल करेंगे तो सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर जो है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के लिए आपने एकेडमिक लेवल में पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a³ + b³, इन तमाम तरह के फार्मूले। तो उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अलजेब्रा पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बच्चों को बहुत डर लगती है ज्योमेट्री से। आप शायद आपने क्लास में देख पाएंगे कि शायद ये मैं सही कह रहा हूँ, तो आप समझिएगा इसे, क्योंकि हमें भी क्लास 10 में जब मैं भी था तो ज्योमेट्री से हमको बहुत डर लगती थी। उसमें वृत्त हुआ करता था, टीचर कहता था कि ये सर्वांग सम, ये कांग्रुएंट एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, दुनिया भर की इसमें प्रॉपर्टीज है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें से समझनी पड़ती हैं। तो बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है ये। इसको हम बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत ईजी वे में समझेंगे जब आप देखेंगे, जब लेक्चर स्टार्ट होंगी। तो इसमें ट्रिंगल आता है, स्क्वायर आता है, आयत आती है और सर्कल आता है। तो तमाम तरह के जो फिगर हैं इसमें काउंट किए जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, मेंसुरेशन में लाइक इसमें 2 चैप्टर आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वॉल्यूम का चैप्टर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर, वॉल्यूम वाला चैप्टर, और एक होता है एरिया एंड पेरीमीटर का चैप्टर।
जिसमें एरिया बताना होता है, नहीं क्षेत्रफल बतानी होती है, पेरीमीटर नहीं परिमाप बतानी होती है। और वॉल्यूम वाले चैप्टर में आपको आयतन बताना होता है, संपूर्ण पृष्ठ वगैरह बतानी होती है। तो मेंसुरेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एरिया पेरीमीटर से वॉल्यूम से, तो दोनों को हमने मर्ज करके एक चैप्टर लिखा है मेंसुरेशन। ट्रिगोमेट्री आप शायद परिचित होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, जो सब बच्चों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा ये। तो ये ट्रिगोमेट्री का आता है, अंतर्गत आता है। उसी में हाइट एंड डिस्टेंस है। जैसे कि कहा जाएगा सूर्य, एक लड़का सूर्य को देख रहा है, तो सूर्य को देखने पर उसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री माफ करेगा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए कि डिस्टेंस कितना है। तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2022 में क्वेश्चन देखने को मिले हैं कुछ शिफ्ट से। हालांकि सारे शिफ्टों में ऐसा नहीं देखा गया कि हर शिफ्ट में नेसेसरी था क्वेश्चन आना, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा गया या फिर 2 क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि पिछले साल इनकी संख्या नगड़ के बराबर थी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो ये पूरा अर्थमेटिक का पोर्शन रहा। अब हम चलते हैं एडवांस मैथ, ये पूरा माफ करेगा एडवांस मैथ का चैप्टर रहा। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने में। आप देखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव में होते हैं, उनको कैसे हम कम समय में सॉल्व करते हैं। क्योंकि वो एकेडमिक वाली जो आप सिस्टम सीख के आए हैं कि XYZ मान के, ऐसा नहीं कि सारे में XYZ अप्लाई नहीं होता, बट मैक्सिमम में यही होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एकदम सब में तो फॉलो नहीं होगा, फिर भी 70-60% में हम फॉलो करके समय बचाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पर। पहला क्वेश्चन है, शायद आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 0.16 का स्क्वायर, यानी कि 0.16 का आपको वर्ग बतानी, स्क्वायर बतानी, वर्ग बतानी है, यानी कि 0.16 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि स्क्वायर करने के लिए किसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.16। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद इसका आंसर जो होगा 256, यानी कि 256 होगा। और यहाँ पर आपसे स्क्वायर नहीं पूछा, आपसे अच्छा स्क्वायर ही पूछा है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप जब आप दशमलव करते हैं, दशमलव में जब आप गुणा करते हैं, तो दशमलव में गुणा करते समय होता क्या है कि जितने अंक बाद दशमलव होता है टोटल जोड़ने के बाद, तो उस अंक बाद हम दशमलव लगाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दशमलव 4 अंक पर है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करें तो यहाँ पर देखिए जो दशमलव है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दशमलव यहाँ पर आप देख पाएंगे दशमलव यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर दशमलव 1 अंक बाद है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, यहाँ 4 अंक बाद है। तो जो आंसर है आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव यहाँ 4 अंक बाद है, इसलिए आंसर ये 4 वाला होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कि आप 16 लिखेंगे, 2 बाद यहाँ 2 बाद यहाँ, टोटल 4, इसलिए आंसर ये होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए पासा वाला क्वेश्चन हमने कहा था प्रोबेबिलिटी में। अब देखिए पासा वाले में क्या होता है, जो टोटल नंबर होता है वो नीचे आता है, यानी कुल कितना आएगा। सिक्के में 2 आता है, 2 चीज रहती है, तो 2 नीचे होती है। ऐसे पासे में यहाँ देख पाएंगे कि क्वेश्चन जो है लिखा है कि 2 पासों को उछाला गया, यानी 2 डाइस को उछाला गया, उसमें से बोला है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। देखिए क्वेश्चन अगर कोई थोड़ा बच्चा दिमागदार है तो जरूरत नहीं पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की। यहाँ क्वेश्चन को बस इतना समझिए, 2 पासा उछाला गया, यानी एक पासे में कितना होता है, टोटल 6 पहलू होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, एक में 6 होंगे, 2 में 12 होंगे। तो ये दोनों 12 नीचे आएंगे, क्योंकि टोटल तो 12 है, तो 12 टोटल नीचे होता है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, तो डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप एक लाइन पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि 3 लोग हैं ABC, वो अलग अलग दिन में काम करते हैं। 3 लोग हैं ABC कार्य को क्रम से 4 दिन 5 दिन 10 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए A काम करता है 4 दिन में, और B काम करता है 5 दिन में, और C काम करता है 10 दिन में। अब पूछा है कि तीनों मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। हमने कहा कि काम पहले पता तो हो कितना काम है, तो काम पता करने के तीनों का लक्ष्य यानी एलसीएम, तीनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 20। देखिए पूरा काम है 20 4 दिन में पूरा काम कर लेता है। सबका एक एक दिन का काम बताना है। 4 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। 20 में 4 से भाग देंगे 5 दिन,
ऐसे बी 5 दिन में 20 काम कर लेता है, एक दिन में कितना करेगा? 4 काम करेगा, 20 में नहीं 5 से भाग। ऐसे सी जो है ये 20 काम 10 दिन में कर लेता है, तो एक काम कितना करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? ये 2 काम करेगा। तो टोटल जो तीनों मिला के काम कर रहे हैं एक एक दिन में 5 4 9 2 11, यानी 11 दिन। ठीक, 11 दिन बोल रहे हैं, 11 टोटल काम करते हैं ये एक दिन में, तो टोटल काम है 20। तो 20/11 काम तीनों इतने दिन में कर देंगे। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा 20/11, यानी कि इसको हमको होल में लिखना, होल वन में लिखना होगा। तो 11 और यहाँ ऊपर 9, यानी 11 में 20 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसको नीचे, शेष फल जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो क्वोशिएंट होता है, जो भागफल होता है उसको बगल में लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसको नीचे लिखते हैं, शायद आपको पता होगा। तो एक सही 9/11 ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। देखिए ये समझाने के लिए समय लग रहा है, अगर जिनकी प्रैक्टिस है वो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम 20 हुआ, आप 4 से डिवाइड किया 5 है, 5 से डिवाइड किया 4 है, 10 से डिवाइड किया 2 है, 5 4 9 तो 11। तो पहले देखिए 11 आएगा, और 11 हमेशा नीचे होगा, क्योंकि ये तीनों 20 टोटल काम में हम इन कितना ये तीनों एक एक दिन में किए उससे हम भाग देंगे, तो 11 नीचे आएगा। तो ऑप्शन देखिए 2 और 3 तो ऐसे कट जाएंगे, ऑप्शन 1 और 2 बचा, तो आपके पास टाइम कम है, तुक्का भी लगा सकते हैं इन दोनों में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है देखिए रेशियो का आ गया। रेशियो क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा हुआ है। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में पुरुष और महिला का अनुपात, यानी इलेक्शन में जो वुमेन है और मैन है उनका रेशियो 11:14 है। हमने पहले वुमेन पढ़ा इसलिए हमने पहले 11 पढ़ा। तो जो पुरुष और महिला है उनका रेशियो जो है 14 और 11 है, तो उनका परसेंट पूछा है। 2 लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल की जो नंबर है वो 14 और फीमेल की नंबर 11। आप बोलेंगे रेशियो में, हमने कहा रेशियो का भी ध्यान मत दीजिए, बस आप इतना समझिए कि मेल 14 फीमेल 11। पूछा कि महिला मतदाताओं की प्रतिशत कितनी है। देखिए मेल कितने हैं 14, फीमेल कितने हैं 11, दोनों मिला कितने होंगे 25। इसमें फीमेल कितनी होगी 11। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो हमने कहा कभी जब क्लास में पढ़ा करते थे तो टीचर टेस्ट लिया करता था। मान लेते हैं टेस्ट 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स में से आपने 7 मार्क्स अचीव किया, तो टोटल तो नीचे लिखना होता है ना कि कितने में से आपको मिला। तो टोटल 10 में से 7 मिला, तो टोटल कितना है 25 है। महिलाएं कितनी है 11 है, यानी 25 में से महिलाएं 11 है। ऐसे 25 में से पुरुष 14 है। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 4 बार में, और मल्टीप्लाई किया 44%। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन समझाने के लिए टाइम लग रहा है, वरना ये सब क्वेश्चन सेकंडों में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए रेशियो से क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, बट आप कुछ बच्चे बोलेंगे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली अलजेब्रा में ABCD आता है, तो ये सब कंसीडर करते हैं। यहाँ पर लिखा है A/B बराबर 1/2। दूसरा लिखा है B/C बराबर 3/4। देखिए एक तो ये लिखने का तरीका है, इसका दूसरे लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि A/B बराबर 1/2 और ये B/C बराबर 3/4, B/C बराबर 3/4। तो एक तो ये तरीका अपान में लिखा है, अपान को आप रेशियो में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो और अपान का मतलब ही होता है भाग में लिखना, भाग के फॉर्मेट में लिखना। तो कुछ लोग होंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको बस देखना है कि यहाँ B कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ B कितना है, यहाँ B 3 है। तो क्या करेंगे दोनों बराबर हो जाए। यहाँ भी देखिए B 2 है, यहाँ भी B 3 है, तो दोनों को बराबर करनी, क्योंकि B अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही B होगा। तो दोनों को 6 कर दें हम। बोलेंगे कैसे पहचाना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं दोनों का एलसीएम लिया, 6 हो गया। तो 6 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से तो नीचे भी 2 से, यानी यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 3 और यहाँ 6। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गया। A है 3, B है 6, C है 8। आपसे पूछा है A² माइनस C² AC माइनस BC।
देखिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की कोशिश ना करें, बस अभी हम नीचे का सॉल्व करते हैं या फिर ऊपर का ही सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब माइनस करेंगे, 64 में से माइनस करेंगे 55 आएगा, यानी ऊपर जो 55 आएगा ये फिक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में 55 ऊपर है, तो एक ही ऑप्शन है। आप चाहें तो नीचे वाला सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन को ज़्यादा ही करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये है आपका, ये क्वेश्चन आपका आएगा पाई चार्ट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं स्टैटिक का नहीं क्वेश्चन, आप इसको DI बोल सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है। देखिए ढेर सारा डाटा है इसमें, स्लीपिंग का टाइम है, होमवर्क का टाइम है, अदर का टाइम है, प्लेइंग का टाइम है, स्कूल का टाइम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम दी हुई है। तो उससे पूछा है कि स्कूल के समय का प्रतिशत भाग, स्कूल का परसेंटेज बताना है कि टोटल में से जो है स्कूल टाइम का परसेंटेज कितना है। तो देखिए टोटल पहले काउंट कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा टोटल में से हम ऊपर लिखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज होता क्या है, जब आप वहीं पीछे हमने बताया कि आप जब क्लास 10 में क्लास एकेडमिक सीजन में थे आप, तो कोई टेस्ट लिया आता था, मान लेते 10 नंबर का, और आप 10 में से 2 मार्क्स पाते थे, तो टोटल नीचे होता था और ऊपर 2 मार्क्स होता था, यानी 10 में से 2। अब बोला जाए कि 2 कितना परसेंटेज है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी 2 जो है आपका 20%। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल में से हमेशा ऊपर आउटकम लिखते हैं। टोटल कितना है, 8, 6, 14, 3, 17, 3, 20 और 4, 24, ये टोटल है 24। और इसमें से स्कूल का टाइम कितना है, स्कूल का टाइम है 6, तो आप देख सकते हैं 6, यानी 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। या तो 1/4 को डायरेक्ट जिसको परसेंटेज पता है, या तो वो 25 लिख सकता है, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर भी 25% आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको हमने सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, आप जस्ट कुछ ही सेकंडों में इसको कर सकते हैं, बट समझाने के लिए समय लग सकता है। पूछा एक शंकु और बेलन, शंकु यानी कि कौन, बेलन यानी कि सिलेंडर, इनकी जो आधार की त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो समान है, इक्वल है, इनका आयतन भी समान है, इनका वॉल्यूम भी समान है, मतलब वॉल्यूम भी इनका इक्वल है। तो पूछा है कि जो कोन यानी वेलन, शंकु, बेलन यानी सिलेंडर, इनका हाइट बताइए, हाइट का रेशियो बताइए। जो शंकु और बेलन है इनकी हाइट का रेशियो बताना है, त्रिज्या समान है, आयतन समान है। तो देखिए हम 2 चीज़ लिखते हैं, एक लिखते हैं कोन यानी शंकु, 2 चीज़ हम लिखते हैं, एक लिखते हैं कोन यानी कि शंकु, और दूसरा है बेलन। देखिए इनका अनुपात बताना है, तो हम अनुपात बीच में लगा चलते हैं। इनका बोला कि रेडियस समान है, तो आयतन भी बोला दोनों को समान है, तो आयतन इसका कितना होगा, 1/3 पाई r² h। और यहाँ क्या होगा इसका आयतन, इसका होगा पाई r² h। अब यहाँ बोला कि रेडियस समान है, यानी कि आधार की त्रिज्या r तो दोनों में समान है, तो r को दोनों जगह r लिखेंगे। लेकिन अनुपात ऐसा कहीं नहीं बोला कि ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई बराबर नहीं है, इसलिए ऊंचाई को हम ये h1 ले लेते हैं, h2, यानी दोनों अलग अलग ऊंचाई है। अब देखिए अनुपात में जब कुछ होता है तो दोनों काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाग, अगर आप 4/3 लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, ऐसा हम इसको भी काट सकते हैं, πr² से πr²। यहाँ बचा h1, यहाँ बचा h2, तो उस h2 को इधर लाएंगे तो ये अपान में जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये उल्टा होके ऊपर जाएगा, यानी 3/1 आएगा, यानी h1 रेशियो h2 बराबर 3:1। तो ये क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर आपने समझ लिया। देखिए समय लग रहा है आपको समझाने में, वरना क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बचे अभी, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पूछा है XY का रेशियो 4:5 है, तो Z का मान। तो अगर आप यहाँ ध्यान से समझे तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ का रेशियो दिया हुआ है, एक
x का दिया है और एक y का दिया है। x और y का जो रेशियो है वो 4/5, माफ करिएगा, x और y का जो रेशियो है वो है 4:5। अब देखिए यहाँ पर यानी x है 4 और y है 5, x है 4 और y है 5, आपसे z का मान पूछा हुआ है। तो अब आपको ये बता दें कि आप रेशियो हटाने के लिए हमेशा x लिखते हैं। जैसे 4:5 है तो आप इनको रेशियो हटाएंगे तो ये 4x और 5x इनको लिखा जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी भी आप कुछ रेशियो में लिखा होता है वो चीज़ एक्चुअल डाटा नहीं होती, तो हम x लगा के मान लेते हैं कि एक्चुअल डाटा हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई अगर आप देख पाएंगे तो ऐसे कुछ बना है, इधर x है और इधर y है। देखिए ये पूरा 180 डिग्री है। बोलेंगे ऐसा क्यों मास्टर? तो मास्टर इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पूरा गोला 360 का होता है। लोग बोलते हैं एबी डिविलियर्स को जो क्रिकेट वगैरह देखते होंगे कि वो 360 डिग्री घूम के मारता है, यानी कि जब पूरा 360 डिग्री यानी जो चारों साइड घूमता है 360 डिग्री, तो आधा करेंगे कितना होगा? आधा करेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ भी आप देख लीजिए ये है पूरा। अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो x और y कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ एक्स वाई कितना है? 4 + 5 यानी 9x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 180 और नीचे 9 आएगा, यहाँ आएगा 20, यानी x की वैल्यू जो है 20 हो गई है। तो यहाँ 4x था ये, तो यहाँ हो गया 20 चौका 80, और यहाँ 5x था यानी कि यहाँ हो गया 20 पंजे 100। आपसे पूछा है कि z बताइए, तो देखिए जो x की वैल्यू है वही z की वैल्यू होगी, क्योंकि एक इसमें फार्मूला होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जो इधर होगा उसके जस्ट सामने वाला वही होगा। ये 20 है तो ये भी 20 होगा। माफ़ करिएगा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 4x है तो यानी 4 में x है यानी कि 4 और इधर 20 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 80 होगा, तो यहाँ 80 होगा, तो ये जो सामने वाला भी 80 होगा। वापिस जाएंगे, मिस्टेक हो गया था बीच में, मिस्टेक इज नेचर ऑफ ह्यूमन। तो ये क्वेश्चन का जेड का आंसर जो एक्स का 80 डिग्री रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे अप्रोच होते हैं, कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेशन किया जाता है, कैसे आधे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी स्मार्ट अप्रोच ला के देखिए, एक दिन में ये सब नहीं होगा कि कल ही या फिर 10 दिन बाद या फिर 1 महीने में आपको मैथ आ जाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, देखिए मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप ही मेहनत करेंगे, टीचर मेहनत नहीं, जितना टीचर कहते हैं बस आप उसको फॉलो करते जाइए। एक समय बाद आप खुद ही देखेंगे कि आप में परिवर्तन आ रहा है, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।